दोस्तों, इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के ऑपरेशन के कई सारे किस्से दुनिया भर में फेमस हैं। इन्हीं में से एक है ऑपरेशन थंडरबोल्ट, जिसमें इसराइल से उड़े एक विमान को अपहरण कर लिया जाता है, जिसके बाद विमान को युगांडा में उतारा जाता है, जहां का तानाशाह खूंखार ईदी अमीन अपहरणकर्ताओं के समर्थन में था। विमान में सवार इजरायली नागरिकों को छुड़ाना, वो भी दुश्मन देश में घुसकर, काम लगभग नामुमकिन था। मगर मोसाद और इजरायली कमांडोज के करीब 100 लोगों के दस्ते ने उस रात जो कारनामा कर दिखाया, उसकी मिसाल आज पूरी दुनिया में दी जाती है। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ और इजरायली कमांडो और मोसाद ने ऐसा क्या कर दिखाया, जानने के लिए बने रहिए वीडियो की लास्ट तक। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका नेशनल फैक्ट के एक और नए एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं। 27 जून 1976 बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तेल अवीव, इजराइल। रात की 11 बजे एयर फ्रांस की एयर बस A300 V4-203 इजरायली शहर तेल अवीव से ग्रीस की राजधानी एथेंस के लिए उड़ान भरती है। विमान में कुल 246 मुसाफिर और 12 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें ज्यादातर मुसाफिर यहूदी और इजरायली नागरिक थे। एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट रात 12:30। करीब 1.5 घंटे की उड़ान के बाद प्लेन एथेंस पहुंचा। अब विमान को यहां से पेरिस के लिए उड़ान भरना था। एथेंस में विमान में 58 और मुसाफिर सवार हुए। इन्हीं 58 मुसाफिरों में से वो 4 आतंकवादी भी थे, जिन्हें इस प्लेन को हाईजैक करना था। और इन 4 आतंकवादियों में से 2 फिलिस्तीनी लिबरेशन गुट से थे, जबकि बाकी के 2 जर्मन के रिवोल्यूशनरी सेल से जुड़े थे। रात ठीक 12:30 बजे विमान के टेक ऑफ करते ही अचानक चारों प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। इनमें से एक आतंकवादी कॉकपिट में घुस जाता है और को पायलट को बाहर निकालकर खुद उस सीट पर बैठ जाता है। अब पायलट और सभी मुसाफिर उनके कब्जे में थे। प्लेन पर कब्जा करने के बाद हाईजैकर्स पेरिस की बजाय विमान को लीबिया शहर के बेंगाजी ले गए। बेंगाजी में विमान में ईंधन भरा गया। इस दौरान अपहरणकर्ता विमान में सवार ब्रिटेन में पैदा हुई एक इजरायली महिला को बीमार होने की वजह से रिहा कर देते हैं। बेंगाजी में करीब 7.5 घंटे तक रुकने के बाद एक बार फिर विमान उड़ान भरता है। हाईजैकर्स के इशारे पर इस बार विमान का रुख अफ्रीकी देश युगांडा की तरफ था। 28 जून 1976 दोपहर 3:15 एंटेबे एयरपोर्ट, युगांडा। अब मामला सचमुच खतरनाक हो गया था, क्योंकि युगांडा की जिस सरजमी पर विमान उतारा गया, खुद वहां का तानाशाह ईदी अमीन इन फिलिस्तीनी आतंकवादियों के समर्थन में खड़ा था। और इससे पहले कि इजरायली को सोच समझ पाते, आतंकवादियों के समर्थन में युगांडा की आर्मी ने एंटेबे एयरपोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया। मकसद था किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना। एंटेबे एयरपोर्ट पर युगांडा की सेना के करीब 100 जवान मौजूद थे, जिन्होंने पूरे एयरपोर्ट को अपने घेरे में ले रखा था। इसके बाद विमान से एक एक कर सारे मुसाफिरों को नीचे उतार कर उन्हें एयरपोर्ट के ही उस ट्रांजिट हॉल में ले जाया गया, जो फिलहाल इस्तेमाल में नहीं था। अब तक करीब 24 घंटे गुजर चुके थे और विमान के हाईजैक होने की खबर दुनिया भर में फैल चुकी थी। इस पूरी हाईजैकिंग की जानकारी न सिर्फ ईदी अमीन को थी, बल्कि अपहरणकर्ताओं को उसका खुला समर्थन भी था। कहते हैं कि ईदी अमीन हर रोज खुद एंटेबे एयरपोर्ट आता था और वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा खुद लेता था। 28 जून 1976 एंटेबे एयरपोर्ट, युगांडा। विमान हाईजैक करने के बाद पहली बार हाईजैकर्स ने अपनी मांग रखी। हाईजैकर्स का मकसद था इजराइल की जेलों में बंद 40 फिलिस्तीनी आतंकवादियों को छुड़ाना, और इसके अलावा आतंकवादी कीनिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और वेस्ट जर्मनी की जेलों में बंद अपने 13 और साथियों की भी रिहाई चाहते थे। कुल 53 आतंकवादियों की रिहाई के साथ साथ उन्होंने $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स की भी मांग रखी, और मांगे न माने जाने की सूरत में आतंकवादियों ने बंधक बनाए गए यात्रियों को 1 जुलाई 1976 की सुबह से एक एक कर मार डालने की धमकी दी। यानी इजराइल सरकार को मांगे मानने के लिए सिर्फ 48 घंटों का वक्त दिया गया। 29 जून 1976 एंटेबे एयरपोर्ट, युगांडा। युगांडा की सेना एयरपोर्ट के ट्रांजिट हॉल में कैद मुसाफिरों को 2 गुट में बांट देती है। जितने गैर इजरायली नागरिक थे उन्हें एयरपोर्ट के ही वेटिंग हॉल में ले जाकर कैद कर दिया, जबकि एयर फ्रांस क्रू के 12 मेंबर और कुल 94 इजरायली नागरिकों को एक साथ उसी ट्रांजिट हॉल में कैद रखा। 30 जून 1976 एंटेबे एयरपोर्ट, युगांडा।
मांगे माने जाने की मोहलत का आखिरी दिन खत्म होने जा रहा था। इसी बीच हाईजैकर्स गैर इजरायली बंधकों में से 48 मुसाफिरों को रिहा कर देते हैं, जिनमें ज्यादातर मुसाफिर बुजुर्ग और बीमार थे। इन सभी मुसाफिरों को भी एक स्पेशल विमान से पेरिस भेज दिया जाता है। 1 जुलाई 1976 एंटेबे एयरपोर्ट युगांडा। हाईजैकर्स की दी गई मोहलत खत्म होती उससे ठीक पहले ही इजरायली सरकार ने हाईजैकर्स तक पैगाम भिजवाया कि वो बातचीत के लिए तैयार है, पर उन्हें कुछ और मोहलत दी जाए। अपहरणकर्ता इजरायली सरकार की बातें मानकर मांगे मानने की डेडलाइन 4 जुलाई 1976 की दोपहर तक बढ़ा देते हैं। इतना ही नहीं, इसी के कुछ घंटे बाद ही वो 100 और गैर इजरायली नागरिकों को भी रिहा कर देते हैं। इन सभी लोगों को भी एक स्पेशल विमान से पेरिस भेज दिया जाता है। अब एंटेबे एयरपोर्ट के ट्रांजिट हॉल में सिर्फ 94 इजरायली नागरिक, फ्रांस के 10 युवा मुसाफिर और एयर फ्रांस क्रू के 12 मेंबर यानी कुल 116 मुसाफिर ही बचे थे। इजराइल की सरकार के लिए ये वक्त बेहद मुश्किल भरा था, क्योंकि ना तो वो अपने नागरिकों और फ्लाइट के क्रू मेंबर्स को इस तरह मौत के मुंह में धकेल सकती थी और ना ही आतंकवादियों की मांगे मान सकती थी, क्योंकि इजरायली सरकार का ये उसूल रहा है कि वो किसी भी कीमत पर आतंकवादियों से डील नहीं करेंगे। मगर इजराइल से इतनी दूर वो भी अपने दुश्मन मुल्क में घुसकर कैसे अपने नागरिकों को छुड़ाएं, ये काम लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। हाईजैकर्स की दी गई मोहलत नजदीक आती जा रही थी। इधर इजरायली सरकार ने इस दौरान अपने मित्र अफ्रीकी देशों और दुनिया के बाकी मुल्कों से ईदी अमीन पर दबाव डालकर बंधकों को रिहा करवाने की तमाम कोशिशें की, मगर बात नहीं बनी। हालांकि बातचीत के साथ ही इजरायली सरकार एक रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बंधकों को रिहा करवाने की तरकीब पर भी काम कर रही थी। 3 जुलाई 1976 इजराइल। बंधकों की रिहाई के सभी रास्ते बंद थे, लिहाजा 3 जुलाई की शाम 6:30 बजे इजरायली कैबिनेट ने आखिरी और सबसे खतरनाक फैसला लिया। फैसला था रेस्क्यू मिशन का। लिहाजा ब्रिगेडियर जनरल डॉन सोमरॉन को ऑपरेशन का कमांडर बनाया गया। प्लान बेहद जोखिम भरा था, क्योंकि ये दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन होने वाला था। इजरायली कमांडोज को ये मिशन बिजली की तेजी से पूरा करना था, लिहाजा इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन थंडरबोल्ट। इस दौरान इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद लगातार अपना काम कर रही थी। रिहा किए गए गैर इजरायली बंधकों से बातचीत के बाद मोसाद एंटेबे एयरपोर्ट और उसके उस हिस्से के बारे में तमाम अहम जानकारियां जुटा चुकी थी जहां बंधकों को रखा गया था। इसके साथ ही हाईजैकर्स और युगांडा की सेना की सही तादाद भी पता लगाई जा चुकी थी। इसी बीच मोसाद को पता चला कि 1960 और 70 के दौरान इजराइल की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अफ्रीका के कई देशों में बहुत सी इमारतें बनाई थी। यहाँ तक कि युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट का वो टर्मिनल भी उसी कंपनी ने बनाया था। लिहाजा कंपनी के जिस इजरायली इंजीनियर ने वो टर्मिनल बनाया था, उसकी मदद से मोसाद ने उस जगह का पूरा नक्शा बना लिया जहां बंधकों को रखा गया था। 3 जुलाई 1976 शर्म अल शेख इजराइल। प्लान के मुताबिक 100 इजरायली कमांडोज की एक टीम इजरायली एयरफोर्स के 4C-130 हरकुलस ट्रांसपोर्ट विमान से शर्म अल शेख एयरपोर्ट से युगांडा के एंटेबे के लिए उड़ान भरी। इन खास विमानों में काले रंग की एक मर्सिडीज कार और लैंड रोवर कारें भी शामिल थी। दरअसल मोसाद ने पता लगाया था कि ईदी अमीन काले रंग की मर्सिडीज का शौकीन है और हमेशा वो उसी कारों से बाहर निकलता है, जबकि उसके साथ खास सुरक्षा दस्ता लैंड रोवर कारों से होता है। तरकीब ये थी कि एयरपोर्ट पर उतरते ही इन्हीं कारों से टर्मिनल की तरफ कूच किया जाए, ताकि युगांडा की सेना को लगे कि ईदी अमीन का काफिला है और वो आसानी से टर्मिनल में दाखिल हो जाए। लेकिन खामोशी के साथ एंटेबे एयरपोर्ट पर 4 प्लेन को लैंड कराना आसान नहीं था। युगांडा की एयर स्पेस में चोरी छुपे घुसना, वो भी बिना एंटेबे एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जानकारी के, और ये तभी मुमकिन था जब विमान बेहद कम ऊंचाई पर उड़े, 30 मीटर यानी 100 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर नहीं। इजरायली एयरफोर्स के 4 कार्गो विमान के साथ 2 बोइंग 707 विमान ने भी उड़ान भरी। पहला बोइंग, जिसमें मेडिकल टीम मौजूद थी, वो नेरोबे एयरपोर्ट पर ही रुक गया, जबकि दूसरे बोइंग को बंधकों को वापस लाने के लिए एंटेबे एयरपोर्ट पर ही उतरना था। 3 जुलाई 1976 एंटेबे एयरपोर्ट युगांडा रात 11 बजे।
ठीक यही वक्त था जब इजरायली एयरफोर्स के 4 विमान बेहद नीची उड़ान भरते हुए एंटेबे एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोल को धोखा देते हुए रनवे पर उतर पड़े। रात के अंधेरे में चारों विमानों को एयरपोर्ट पर कुछ इस तरह उतारा गया कि वहां मौजूद युगांडा आर्मी और आतंकवादियों को इसकी खबर तक नहीं लगी। विमान का कार्गो द्वार पहले से ही खुला था, जिनमें से एक एक कर मर्सिडीज और लैंड रोवर कारें नीचे उतरने लगी, जिनमें पहले से ही इजरायली कमांडो बैठे थे। 100 इजरायली कमांडोज की इस क्रैक टीम को 3 हिस्सों में बांटा गया था। इनमें से एक टीम को एयरपोर्ट के टर्मिनल में बंधक बनाकर रखे गए मुसाफिरों को छुड़ाने का काम सौंपा गया, जबकि दूसरी टीम को एयरपोर्ट के रनवे पर घात लगाकर बैठी युगांडा आर्मी और आतंकवादियों का मुकाबला करना था, और तीसरी टीम की जिम्मेदारी थी छुड़ाए गए मुसाफिरों को 7 लाख खाली जहाज में बिठाना। दोस्तों, इमारत में घुसते ही गोलियां चलनी शुरू हो गई। इजरायली कमांडो माइक पर इंग्लिश और हिब्रू में चिल्ला रहे थे, हम इजरायली सैनिक हैं, लेट जाओ लेट जाओ। कमांडोज ने 3 अपहरणकर्ताओं को गोली मार दी। तभी एक 19 साल का फ्रेंच लड़का खड़ा हो गया। कमांडोज ने उसे अपहरणकर्ता समझा और गोली मार दी। इसके अलावा 2 और बंधक भी क्रॉस फायरिंग में मारे गए। कमांडोज को देखकर 3 अपहरणकर्ता एक दूसरे कमरे में छिप गए, मगर इजरायली कमांडोज ने उस कमरे में ग्रेनेड और गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें वो तीनों भी मारे गए। इजरायली कमांडोज ने अपने इस प्लान को बखूबी निभाया। सबसे पहले उन्होंने बंधकों को अपने घेरे में लिया। दूसरी टीम युगांडा की सेना पर टूट पड़ी। महज आधे घंटे के अंदर सभी हाईजैकर्स को खत्म कर यात्रियों को सुरक्षित प्लेन तक पहुंचा दिया गया। इस पूरी कार्रवाई का जायजा हवाई अड्डे के ऊपर चक्कर काट रहे एक 5वें हवाई जहाज में बैठे ऑपरेशन के कमांडर जनरल एडम खुद ले रहे थे। इस ऑपरेशन में 7 हाईजैकर्स और युगांडा की सेना के करीब 48 जवान मारे गए, जबकि एयरपोर्ट पर खड़े युगांडा के करीब 30 विमानों को भी जाते जाते इजरायली कमांडोज ने तबाह कर दिया, ताकि कोई उनका पीछा न कर सके। क्रॉस फायरिंग में 3 इजरायली बंधकों की भी मौत हुई, जबकि 5 कमांडो घायल हुए। ऑपरेशन में इजरायली यूनिट कमांडर योनातान नेतन्याहू की भी मौत हुई। दोस्तों, योनातान नेतन्याहू इजराइल के मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई थे। 53 मिनट का ऑपरेशन, 30 मिनट कमांडो कार्रवाई। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान मोसाद को सिर्फ यही एक जान का नुकसान हुआ, हालांकि 10 कमांडो घायल भी हुए। विदेशी जमीन पर मोसाद का ये पूरा ऑपरेशन महज 53 मिनट चला, और जिसमें 30 मिनट तक कमांडो कार्रवाई चली। युगांडा के तानाशाह ईदी आमीन के लिए ये खून का घूंट पीने जैसा था। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई उसके देश में घुसकर अपने नागरिकों को सुरक्षित छुड़वा कर ले जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।